जन और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। आज बात करेंगे बीजापुर, रायपुर पश्चिम और अंतागढ़ की हॉट सीटों की। बीजापुर विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और कांग्रेस के विक्रम मडावी के बीच चुनावी मुकाबला है। पिछले चुनाव में सीट से महेश गागड़ा को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2018 में मतदान की बात करें तो यहां 78,702 मतदाताओं ने मतदान किया था, जिसका वोट प्रतिशत 48.92 रहा। इस बार यहां थोड़ा कम 48.37% मतदान हुआ है। रायपुर पश्चिम में भाजपा ने रमन सरकार में मंत्री रहे राजेश मूणत को चुनावी मैदान में उतारा है। राजेश मूणत के मुकाबले कांग्रेस से विकास उपाध्याय मैदान में हैं, जिन्होंने पहली बार मैदान में उतरकर विधायक बनते हुए पिछले चुनाव में 3 बार के मंत्री राजेश मूणत को पराजित कर दिया था। साल 2018 में यहां 61.73% मतदान हुआ था। इस बार यहां 60.20% मतदान हुआ है। कांकेर जिले की अगर बात करें तो अंतागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के रूप सिंह पोटाई और बीजेपी के विक्रम उसेंडी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रमन सरकार में मंत्री रहे विक्रम उसेंडी को पिछले चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं इस सीट से कांग्रेस से टिकट न मिलने की वजह से विधायक अनूप नाग ने पार्टी से बगावत कर दी है। वे अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 में यहां वोट प्रतिशत 75.26 रहा। इस बार यहां 79.79% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार से 4% ज्यादा है। अनूप नाग की टिकट काटी, वहाँ पे जो हमारे विधायक थे उनके खिलाफ अलोकप्रियता थी। सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति जबरदस्त जन समर्थन पूरे प्रदेश में है, लेकिन कुछ स्थानीय स्तर पे एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की थी, इसीलिए हमने 22 विधायकों के टिकट काटे थे। उसमें एक अंतागढ़ के अनूप नाग थे। अनूप नाग कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े, उसका हमें फ़ायदा मिला। जो उनकी निगेटिविटी थी वो उनके साथ गई और निश्चित तौर पे हम वहाँ पे भी चुनाव जीत रहे हैं। जहाँ तक बीजापुर का सवाल है, वहाँ पे हमारे युवा विधायक हैं विक्रम शाह मंडावी और लगातार सक्रिय है। धुर नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद लोगों से जीवन संपर्क रहना, एक आध दो बार उनके ऊपर खुद नक्सलियों का हमला हुआ, उसके बाद भी बेधड़क होकर बेबाक होकर जनहित में आवाज़ उठाना, ये विक्रम शाह मंडावी की विशेषता रही। तो उसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है, वो भी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन तीनों सीटों के साथ साथ अन्य सीटों में भी अच्छा परिणाम ला रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और तमाम प्रकार के जो एग्जिट पोल हैं उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना बढ़ चढ़ के वोट हुआ है। बस्तर में जहां 43% मत भाजपा को पड़ते दिख रहे हैं, वहीं सरगुजा में ये 44% तक चले गए हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को महज 33% वोट मिले थे। तो भाजपा के वोट प्रतिशत में 10 से 12% की ये बढ़ोतरी ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। जनता का अभिनंदन करते हैं। तो देखिए, दोनों ही पार्टी अब भी एग्जिट पोल के बाद ये दावा कर रही हैं कि जीत उनकी होने वाली है, लेकिन तस्वीरें 3 दिसंबर को साफ हो पाएंगी और साथ सामने आ जाएगा कि आखिर किस पार्टी को जनता ने चुना है। चलिए, आज हम 3 सीटों के बारे में बातचीत करेंगे, बीजापुर, अंतागढ़ और रायपुर पश्चिम की। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुभव चरण शुक्ल जी कांग्रेस से, डॉक्टर किरण बघेल भाजपा से और अशोक तोमर जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और बात करना चाहूंगी बीजापुर सीट के बारे में। जिस तरह से हमने देखा कि पिछली बार भी विक्रम मडावी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, महेश गागड़ा को यहाँ पर उन्होंने हराया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अजय सिंह की वजह से अंतर कला की जो खबरें हैं वो भी सामने आई थी। क्या लगता है, क्या इसका फायदा महेश गागड़ा को मिल सकता है? हाँ, वहां महेश गागड़ा मेरे ख्याल से जो मुझे विश्व सूत्रों से पता चलता है, वहां महेश गागड़ा की स्थिति बढ़िया है और मेरे ख्याल से वहां से महेश गागड़ा ही जीतेंगे। आम आदमी में भी वो काफी लोकप्रिय है, मेहनत भी उन्होंने काफी किया है, घर घर जाके मुलाकात की है, उनके साथ कार्यकर्ता भी है, वो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है। मेरे ख्याल से महेश गागड़ा को वहां से जीत जाना चाहिए। ठीक है अशोक जी, लेकिन जिस तरह से महेश गागड़ा जब पहुंचे थे वहां पर जनता से वोट मांगने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध भी देखने को मिला था। जनता ने नारे भी लगा दिए थे उनके खिलाफ, उन्हें गांव से वापस भी लौटना पड़ा था, बिना प्रचार करे वापस लौट गए थे। और ये भी माना जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव के 1 महीने पहले ही प्रचार शुरू किया था, उससे पहले उनकी जो जनसंपर्क था वो काफी कमजोर रहा है।
देखिए, मुझे कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र बता दीजिए जहां कोई एमएलए हर जगह मजबूत स्थिति में हो, या कोई ना कोई हर जगह कमजोर, कुछ कुछ जगह पे कमजोर रहता है। मेरे ख्याल से महेश गागड़ा की वो कमजोर वाली जगह होगी। जी। और ये, लेकिन चुनाव देखिए, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में यही अंतर होता है। ओपिनियन पोल तो बहुत पहले हो जाता है लोगों को क्या है, और एग्जिट पोल जाते जाते देखिएगा कि उनके समर्थन में लोग आ गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, इलेक्शन में 15 दिन भी काफी समय माना जाता है, और 6 महीना भी बहुत कम समय माना जाता है। जी। तो उन्होंने काफी मेकअप किया है, जो उनकी गलती थी जहां ये थी। कई लोगों से उन्होंने मिला है, कई सरपंचों से मुलाकात की है, कई स्थानीय नेताओं से मिले हैं, जिससे क्षमा मांगनी होगी, शायद क्षमा भी मांगी होगी, लेकिन बाद में स्थिति को उन्होंने संभाल लिया है। और रह गई राजनीति की बात है, तो 2% इधर उधर कभी भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो वस्तु स्थिति वहां की देखी है, मेरे ख्याल से इनको ही जीतना चाहिए। ठीक है, महेश गागड़ा जी। महेश जी, आप अनुभव जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे भी आपने देखे होंगे। कल कई टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल भी सामने आए, और एक तरफ अगर देखा जाए विक्रम मंडावी जी को लेकर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी में जो अंतर कला है वो देखी गई थी। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, किरण दीदी को और अशोक तोमर जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बीजापुर की अगर आप विधानसभा के निर्वाचन के आयोग की रिपोर्ट उठा के देखेंगे और वहां का आप इतिहास देखेंगे 2008, 2013, 2018 का अगर आप उठा के देखें, तो बीजापुर की ही अगर मैं बात करूं तो 2008 में उनको 45% मत मिले थे, जबकि वहां पे मात्र 29% वोट ही डले थे। 2013 में वो 45 से घटकर 41 हो जाता है, और 2018 में वो घटकर 28 हो जाता है। तो लगातार जो उनका वोट शेयर है, जनता का जो मत उनके साथ, जितने जनता उनके साथ जुड़ी है, वो लगातार 5-5, 10-10% करके कम हुआ है। और इसी का नतीजा है कि 2018 के बाद अब जो 2013 के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी उनका मत घटेगा, और इस बार भी वो चुनाव हारेंगे। उन्होंने जनता के साथ जुड़ाव जो है वो बराबर बना के नहीं रखा। बिल्कुल ठीक बताया आपने कि कई जगह से उनको भगाया गया, कई जगह से उनका विरोध हुआ, खिलाफी में नारे लगे, और इस प्रकार की बहुत सारी बातें और किस्से सामने आए इस चुनाव के दौरान। तो इससे बिल्कुल साफ दिखता है और बिल्कुल ये साफ सिद्ध होता है कि इस बार उनकी जो चुनावी स्थिति है वो बहुत कमजोर है, और इसका फायदा जो है सीधे सीधे तौर पे कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि विक्रम मंडावी जी जो है वो बहुत वहां के लोकप्रिय नेता रहे हैं शुरू से, और जनता का विश्वास उनके साथ, जैसे जैसे इनका मत प्रतिशत घटा है, वैसे विक्रम मंडावी जी का मत प्रतिशत बढ़ा है। तो जनता धीरे धीरे गागड़ा जी से, उनके तौर से, उनके तरीकों से मुक्त होके, विक्रम मंडावी जी से मोहित होके उनकी तरफ आकर्षित होके बढ़ी है, और इसका नतीजा आपको 3 दिसंबर में 2 दिन बाद बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि कितनी अनुभव जी, बढ़िया जिस तरह से आप कह रहे हैं जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं की भी जितने लोकप्रिय नहीं रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पर, कमीशनखोरी के आरोप लगाए गए, और यहाँ तक कि पार्टी ने उस व्यक्ति को निष्कासित कर दिया जो ये आरोप लगाता रहा। हालांकि उन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए था, या कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, या कोई जांच करानी चाहिए थी। देखिए, पार्टी के अपने अंदर इंटरनल जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, वो अनुशासन की कमेटी उस पर कार्रवाई करती है, उनसे वो जवाब मांगती है, शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है, सफाई मांगी जाती है, तो वो प्रक्रियाएं होती है। बाकी पार्टी के बाहर पे तो देखिए, राजनीति जब होती है तो आरोप और प्रत्यारोप चलता है, कोई कुछ आरोप लगाएगा तो कुछ आरोप लगाएगा, जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता कोर्ट के द्वारा, उस आरोप के कोई खास मायने होते नहीं है। राजनीति में खाली आरोप प्रत्यारोप होता है। आप बात करेंगी तो आपको बिल्कुल ये चीज बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण सी है कि जो वोट है वो जनता देती है विधानसभा की, और जनता उसको वोट देती है जिसपे वो विश्वास करती है, जिसपे वो भरोसा करती है कि वो उनका विकास कर सकता है, वो उनको आगे बढ़ा सकता है। 2 तरीके से जनता देखती है, एक तो अपने प्रदेश के स्तर पे देखती है, क्योंकि प्रदेश के चुनाव है तो प्रदेश के लिए कौन सी पार्टी उचित रहेगी, और दूसरा देखती है कि मैं जिस विधानसभा में वोट डालने जा रही हूं, वहां पे कौन सा प्रत्याशी उचित रहेगा, जहां पे वो पार्टी नहीं प्रत्याशी देखते हैं। दोनों ही रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और प्रत्याशी के रूप में मंडावी जी,
बीजापुर की अगर बात करूं तो ये दोनों तरफ से डबल फोर्स से वहां पे वोट हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, वो बिल्कुल जनता के सामने है। और विक्रम लेकिन मंडावी अनुभव जी क्या होता है ना, कई बार जब अपनी ही पार्टी के नेता विरोध करने लग जाएं तो कहीं ना कहीं जनता भी इसमें कंफ्यूज हो जाती है। चलिए किरण जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि महेश कांगड़ा जी की अगर बात करें तो जब पहले वो विधायक रहे तो उस वक्त ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं करवाया और यही वजह रही कि 2018 में वो चुनाव हारे। जनता ने उनका विरोध किया, जब वो प्रचार करने पहुंचे उन्हें बिना प्रचार के ही वापस लौटना पड़ा। देखिए अमृता जी, महेश कांगड़ा जी बहुत युवा, पढ़े लिखे और काफी लोकप्रिय चेहरा हैं। पिछला चुनाव क्योंकि लगातार 15 साल से हमारी सरकार थी तो बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स थे जो हार का कारण बने, और सबसे बड़ा मुख्य जो हार का कारण था वो तो कांग्रेस के लोक लुभावने जो घोषणा पत्र थे जिसमें सिर्फ इन्होंने छलने का काम किया जनता को, उसका बहुत प्रभाव रहा है। लेकिन जैसा कि अभी पत्रकार जी ने खुद कहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे कमजोर रहता है प्रत्याशी, तो हो सकता है वो उन क्षेत्रों में से कुछ एक क्षेत्र हो जहां पे उनको विरोध का सामना करना पड़ा हो। नहीं तो महेश कांगड़ा जी एक युवा चेहरा है, निर्विरोध चेहरा है, बहुत सक्रिय रहे हैं, लोकप्रिय भी रहे हैं, और पिछले कार्यकाल में तो वो मंत्री भी रहे, हमारे वन मंत्री रहे और बहुत डेवलप किया अपने क्षेत्र को। और जैसा कि इनके ही जो अंतरकला है और कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा महेश कांगड़ा जी की जीत को लेकर। तो मुझे लगता है निश्चित ही महेश कांगड़ा जी इस बार बीजापुर सीट से विजय हो रहे हैं, और इनके जो आपसी खींचातानी है कांग्रेस की, प्लस जो धर्मांतरण का विषय है, या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब इनकी सरकार आएगी तो नक्सल संवाद करेंगे, इन्होंने एक भी नक्सल संवाद नहीं किया, एक भी नक्सल नीति नहीं बनाई। और अगर डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन किरण जी ये तो आप मान रही है ना, वहां की जनता की तो ये शिकायत रही है, जब वो मंत्री रहे तब उन्होंने अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, जनता से संपर्क नहीं किया, और जब चुनाव हार गए उसके बाद भी वो सक्रिय नहीं रहे। चुनाव के जब उनको टिकट दिया गया दोबारा, उसके बाद वो 1 महीने पहले सक्रिय हो गए। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी के पास दूसरा विकल्प नहीं था उस जगह पर। अमृता जी देखिए, जब इलेक्शन होते हैं तो दो चीजें बहुत बड़ी फैक्टर रहती है। एक तो हमारा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जिसमें पार्टी घोषणा तैयार करती है, दूसरा प्रत्याशी। तो अगर ओवरऑल बस्तर का विकास करे 15 साल की बनाम 4 साल की कांग्रेस की सरकार, तो डेवलपमेंट अगर हुआ है तो सिर्फ भाजपा शासनकाल में, चाहे चमचमाते सड़कों की जाल की बात करें, मोबाइल टावर्स के निर्माण की बात कर ले, मेडिकल कॉलेज, आईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले, तो बस्तर की जनता समझदार है, वो देख रही किस प्रकार 15 साल में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दे दिया है। बस्तर की जनता ने रेल तक नहीं देखा था, ये संभव हुआ है तो भाजपा शासनकाल में। और जो मोबाइल टावर्स की बात करें या मुख्य धारा से जोड़ने की बात करें, सुकमा, कोंटा जैसे इलाकों का, अबुझमाड़ की बात करें, जहाँ अब तक नहीं पहुंच पाई थी, जो संभव हो पाया है तो सिर्फ भाजपा शासनकाल में। तो बस्तर की जनता देख रही थी अगर विकास हुआ है तो भाजपा शासनकाल में, और कांग्रेस ने अगर कुछ दिया है तो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण। वहां के आईजी डीआईजी को स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है कि मामले का संज्ञान लीजिए, बस्तर में धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है, भाजपा की कार्यकर्ताओं को टारगेट किलिंग की जा रही थी। आप देख सकते चुन चुन के भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सीट खोती नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही थी बस्तर से। यही कारण है कि तिलमिलाई हुई कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करी थी। अब सुरक्षा की बात कर ले तो पोटा कैबिन में कवासी लखमा जी जिस तरह से धर्मांतरण की आप जिक्र कर रही हैं, यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है बाकी राजनीतिक विशेषज्ञों की ओर से कि महेश जी के कार्यकाल में सबसे धर्मांतरण हुआ है। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ अमृता जी। आप देख सकते हैं कि वहां के डीआईजी ने इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पत्र लिखा है। एक अफसर ने नहीं बल्कि 2-3 पुलिस अफसरों ने खुद आगे बढ़कर मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेने की बात कही। तो ये क्या दर्शाता है? अब मैं फिर एक बार कहती हूँ, इन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम नक्सल नीति बनाएंगे। तो अनुभव जी के माध्यम से पूछना चाहूंगी, कितनी नीतियां बना ली नक्सलवाद को लेकर? इन्होंने कहा था जन संवाद करेंगे, नक्सलवाद से नक्सलियों से जन संवाद स्थापित की जाएगी। कितने जन संवाद अभी तक हुए हैं अमृता जी?
तो आप देख सकते ठीक है, उसका जवाब भी ले लेंगे। अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगी और अंतागढ़ की बात करना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर विक्रम उसेंडी के सामने इस बार रूप सिंह पोटाई को टिकट दिया गया है और देखा जाए तो कांग्रेस में इस बार कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है और इसी वजह से त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। अनूप नाग यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं अनूप नाग? ये मुझे तो लग रहा है, देखिए अंतागढ़ के बारे में एक चीज बहुत कम लोग जानते हैं या जानते हुए भी उसकी चर्चा नहीं कर पाते हैं, वो है कि वहां 1.5 लाख के करीब बंगाली वोटर्स हैं अंतागढ़ जी। अनूप नाग का घर भी मुझे जो सूचना मिली वो उसी इलाके में है जी। तो अनूप नाग जी को वहां से समर्थन मिल रहा है। अब डिपेंड करता है, अगर 15,000 से ज्यादा वोट अगर अनूप नाग जी को मिल रहा है तब तो कांग्रेस की लुटिया डूब जाएगी वहां। चलिए अनुभव जी, आपके पास आना चाहूंगे। संकल्प शिविर के दौरान ये कहा गया था कि जो बाहरी नेता है, बाहर पार्टी से आए, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। 2016 में रूप सिंह पोटाई जी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और 2018 में टिकट मांगते हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है और ये भी कहा जा रहा है कि गांव में पंचायत चुनाव जो है वो हार गए थे, उसके बाद उनको विधानसभा का टिकट दिया जाता है और इससे कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए, जहां तक चुनाव हारने की बात आप कह रही हैं तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगा कि हारना और जीतना ये राजनीति में लगा रहता है। वक्त वक्त की बात होती है, समय की बात होती है। कुछ कभी परिस्थिति आपके अनुकूल होती है, कभी आपके विपरीत होती है। तो इसका ये तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता कि कोई अगर निकाय चुनावों में हारा है तो वो विधानसभा के चुनाव जीत नहीं सकता। ये तो बिल्कुल इसमें कोई मुझे तर्क समझ नहीं आता। जहां तक मैं आपकी बात पे आता हूं अंतागढ़ पे, बट मैं पहले किरण जी के बातों का जवाब देना चाहूंगा जो वो नक्सल नीति की घोषणा पत्र की टारगेट किलिंग की बात कर रही थी। तो मैं बताना चाहूंगा, तो आप हम पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि हम टारगेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। मैं आपको ये सत्य बताता हूं कि आपने तो 1380 फर्जी केस किए थे आदिवासियों पे। आपने 1380 फर्जी केस आदिवासियों पे किए थे जो जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाने के बाद हमने छोड़े हैं। 4200 एकड़ की लोहारीगुड़ा की जमीन आप अपना हड़प के व्यापारी बंधुओं को दे देते हैं। 6 वनोपज की खरीदी बढ़ा के 65 वनोपज हमारी सरकार लेके गई है। आदिवासी दिवस के दिन आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल के आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों का अपमान करते हैं, चाहे नंद कुमार साय हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू की अपमान करना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। चरण पादुका योजना में एक चप्पल 5 नंबर, दूसरी 7 नंबर। अनुभव जी, जब ये टॉपिक आएगा तब इसका जिक्र करेंगे ना। अभी फिलहाल अंतागढ़ की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि ये आरोप भी लगाया जा रहा था अनूप नाग की ओर से कि उसूलों से खिलवाड़ किया पार्टी ने। मैं उस पे आ रहा हूं, बस एक लाइन में मैं बात खत्म करना चाहूंगा कि इन्होंने 2013 में वादा किया था कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे और 2013 की इनकी सरकार बनने के बाद इस पूरे देश का सबसे बड़ा, माफ कीजिएगा, 2008 में वादा किया था और 2013 में सबसे बड़ा नक्सली हमला इनकी सरकार के दौरान जब इनने वादा किया था कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ देंगे, तब होता है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, कथनी और करनी का अंतर भारतीय जुमला पार्टी की रीति और नीति है। अब आते हैं अंतागढ़ की। अगर आप बात करेंगे तो आप विक्रम उसेंडी और मंतूराम पवर जो वहां पे 2003 में वो नारायणपुर से लड़ा करते थे विक्रम उसेंडी जी। फिर उसके बाद 2008 परिसीमन बदलने के बाद 2008, 13, 18 में जब उन्होंने अंतागढ़ से चुनाव लड़ा तो वहां पे भी 2013 में कुछ 1%, 2% का उनका जो मत है वो बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी जी की जो लहर थी, ऐसा 2013 और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। उसके अलावा उनका अगर आप देखेंगे वोट शेयर तो वो लगातार वो भी घटता ही हुआ आया है। तो विक्रम उसेंडी जी के साथ जिस प्रकार की जनता की देखा है, जनता ने उनको अपने सामने कि किस प्रकार से जनता के साथ छल हुआ है, तो जनता जो है ये छल से त्रस्त आने के बाद 2018 में इनको बिल्कुल उखाड़ के फेंक चुकी है और बिल्कुल वैसा ही त्रस्त आने के बाद अब 2023 के चुनाव में भी 2 दिन बाद ऐसे ही उखाड़ के फेंकेगी। जहां तक जीतने और हारने की बात है तो कोई हो सकता है कि पंचायत का चुनाव लड़े तो हार जाए, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है, जैसा कि अभी अशोक तोमर जी कह रहे थे कि कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जो आपके विधायकी के कमजोर हो सकते हैं, कुछ मजबूत हो सकते हैं। तो अगर उस क्षेत्र से आपने अनुभव जी, माफी चाहूंगी, पूरा समय मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। किरण जी, आपकी बात रखना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से सीट में अगर हम देख रहे हैं, विक्रम उसेंडी 2018 में हार गए थे और अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उसके बाद वो सक्रिय नहीं रहे। 1 महीने पहले उन्होंने सक्रियता दिखाई है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप?
नहीं, बिल्कुल नहीं अमृता जी। विक्रम उसेंडी बस्तर का एक बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग चेहरा है। अब वो सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, 2-3 बार विधायक रह चुके हैं। इस बात से मैं कतई इनकार करती हूँ कि वे सक्रिय नहीं है। रही बात, मैंने कहा ना कि लास्ट टाइम का जो इलेक्शन था वो बहुत ही अफसोसजनक रहा। कुछ भूल हुई पार्टी से भी, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत सारे ऐसे रहे कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विक्रम उसेंडी अगेन एक बहुत ही निर्विरोध चेहरा है, फ्रेश चेहरा है, और जनता से कहीं ना कहीं उनका बहुत लगाव रहा है और जनता भी इन पर बहुत विश्वास करती है। हो सकता है उनको बहुत कम मार्जिन से पिछली बार को चुनाव हारना पड़ा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहती हूँ जनता फिर उन पर भरोसा जताएगी। परिसीमन के कारण उनको पिछली बार अलग सीट लेनी पड़ी, लेकिन अंतागढ़ में उनकी जन्मभूमि है, वहां पे वो नौकरी भी कर चुके हैं, और क्योंकि वो शिक्षक रहे तो जनता से सीधा लगाव, सीधा जुड़ाव, और लगातार जनता के संपर्क में रहे, काफी लोकप्रिय है उस एरिया में। उनके पिताजी भी चूंकि वो एक वहीं के लोकलाइट रहे हैं, और स्वयं विक्रम उसेंडी जी क्योंकि अंतागढ़ उनका जन्म भूमि रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनता से उनका जुड़ाव लगातार उनका रहा। इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते। और वो उनका जो चेहरा है, किरण जी, ये चीज बड़ा हैरान करती है कि 3 बार वो एक जगह से जीतते हैं और फिर उसके बाद वो हार जाते हैं, और फिर से आप ये कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है इस बार की वो जीतेंगे। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की अगर हम छवि देखें पूरे प्रदेश में, एग्जिट पोल की बात करें तो अभी बेहतर ही बताई जा रही है। अमृता जी, पिछली बार कई दिग्गज चेहरे हारे, उनमें से विक्रम उसेंडी एक चेहरे थे। हम ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के इलेक्शन, इस ईयर के इलेक्शन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद देख सकेंगे, रिजल्ट 3 तारीख को ये बात क्लियर हो जाएगी। और मैं तो यही कह रही हूँ कि भाजपा बस्तर में फिर बहुत स्ट्रांगली वापस आने वाली है, और मैं तो यही कहूंगी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला बस्तर में। चलिए ठीक है, देखते हैं 2 दिन का वक्त बाकी है। आपके पास आना चाहूंगे अशोक जी का आखिरी रिएक्शन रायपुर पश्चिम सीट को लेकर, जिस तरह से यहाँ पर विकास उपाध्याय जी कांग्रेस की ओर से, राजेश मुणत जी बीजेपी की ओर से, पिछली बार हमने देखा था किस तरह से राजेश मुणत जी को हार का सामना करना पड़ा था। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2018 में वो हारे थे और उसके बाद कहीं गायब भी रहे उस पूरे क्षेत्र से, कई आयोजनों में भी वो सक्रिय नजर नहीं आए। देखिए, सबसे बड़ा शहरी पश्चिम क्षेत्र में बहुत कांटे का संघर्ष है जी। हाँ, लेकिन फिर भी राजेश मुणत जी के साथ जो एक चीज लगा हुआ है ठप्पे की तरह उनके इस पे, कि वो बहुत एरोगेंट थे बातचीत में जी। अहंकार नहीं कहूंगा, एरोगेंट में क्या उससे हिंदी में, एग्रेसिव थे बहुत बातचीत में जी, इसी से। और जहां तक काम करने का है, उनसे ज्यादा बेहतर काम किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। इसके पलट जो ये है विकास उपाध्याय जी, बहुत व्यवहार कुशल आदमी है, बहुत मतलब कि सबसे मिलते हैं। कोई ऐसा जगह हो, किसी के जीवन मरण, अस्पताल, आप इन्हें हाजिर पाइएगा। ये इस तरह का मतलब कि जनसंपर्क अभियान, मतलब कि ये उनके नेचर में ही है जनसंपर्क वाला। ये तो कहते हैं ना पब्लिक रिलेशन। तो अशोक जी, यही माने कि जो 2018 का चुनाव था वो शायद इस बार यहाँ पर रिपीट होने वाला है रायपुर पश्चिम में, क्योंकि एग्रेसिवनेस जो है कहीं ना कहीं वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है राजेश मुणत के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल्स कल सामने आए उससे कहीं ना कहीं यही उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस वापसी करेगी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से 75+ का दावा कर रही है वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में नजर नहीं आए। लेकिन जिस तरह से इन 3 सीटों की हमने बात करी है, वहां पर भी कई जगह कांग्रेस इस बार हारने वाली है, तो कई जगह बीजेपी इस बार हारती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने पिछली बार के चुनाव में देखा था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो बीजेपी के खिलाफ थी। कई जगह पर यहां पर बीजेपी अब भी उतनी सक्रिय नजर नहीं आई जितनी उसे होना चाहिए था, और उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि हम बात करें 3 दिसंबर की, तो जितने भी आंकलन हम लगा रहे हैं लगातार, चाहे एग्जिट पोल्स की बात करें या सीटों को लेकर जो हम चर्चाएं कर रहे हैं पिछले कई दिनों से उसकी बात करें, 3 दिसंबर को तस्वीरें साफ हो जाएंगी और जो नतीजे हैं वो सबके सामने होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।